न्यूजरूममध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। विशेष कार्यक्रम मुख्यतः नेत्यांबरोबर, सामाजिक वेगवेगळ्या नेतृत्वाबरोबर तुमच्या आमच्या मनातले प्रश्न जे थेटपणे त्यांना विचारण्यासाठी म्हणून संजय निरुपम आपल्याबरोबर आहेत। आपण त्यांना प्रश्न विचारतोय। संजय निरुपमजी, ज्यावेळेला आपण चर्चा करत होतो डिमॉनिटायझेशनवर आपण चर्चा केली, मुख्यतः मुंबई काँग्रेसमधल्या अंतर्गत बाह्य वादांवर चर्चा केली। डिनॉमिनेशन झालं त्यानंतर लोकांमध्ये आक्रोश आहे की नाही हे तपासण्यासाठी तुम्ही आक्रोश जी नाही रस्त्यावर उतरलात, त्यानिमित्तानं मोर्चा काढलात। मात्र लोकांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये त्यांचा आक्रोश जो आहे तो मुख्यतः मतांमध्ये परिवर्तित करण्यामध्ये तुम्ही अपयशी ठरताय असं दिसतंय। पूर्ण राज्यातल्या निवडणुकांवर जर नजर टाकली तर सर्वसामान्य माणूस हा भाजपच्याच मागे उभा राहतोय, तो तुमच्या मागे उभं राहत नाही। एकीकडे तुम्ही विरोध करताय, सामान्य माणूस मात्र पाठिंबा देतोय। देखिए, नोटबंदी के बाद जो महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट का उस कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी बात कर रहे हैं। दो कारण है इसका। एक तो मेरा मानना है कि नोटबंदी का जो इम्पैक्ट होना चाहिए, लोगों को जो फील होना चाहिए, वो जो हो रहा है उसके ऊपर एक उम्मीद ज़्यादा हावी है। शायद कुछ तो अच्छा होगा, शायद ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। शायद इस उम्मीद में अभी वो अपने दर्द को झेल रहे हैं, लोग अपने दुख को झेल रहे हैं और थोड़ा सा शायद विश्वास होगा। दूसरा, कल के सामना में शिवसेना ने आरोप लगाया है कि पूरा इलेक्शन जो बीजेपी जीती है पुराने नोटों के जरिए वोटों को खरीदने के हिसाब से जीती है। हमारे पास भी जानकारी थी कि इन्हें क्या किया, जैसे ही नोट बैन हुआ इन्हें अपने तमाम लोगों को बोला कि जो पुराने नोट आपके पास पड़े हुए हैं ना, वो नोट आप अलग अलग म्यूनसिपैलिटी में लोगों के जो बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो भर के सिर्फ रिसीट पहुंचा दो। ये किया उन्होंने और इसके बदौलत वो चुनाव जीते हैं। ये कल तो शिवसेना ने कहा, इससे पहले हमारे पास जानकारी थी लेकिन हम लोगों ने इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोला। इसलिए अब आप पूछेंगे इसके आगे आप क्या कर रहे हैं। अब जिस गरीब का बिल भरा बीजेपी ने, अब उस गरीब का बिल वापस लो, हम उस गरीब पे क्यों अत्याचार करें। सच यह है कि बीजेपी ने बेईमानी की है और दूसरा, नोटबंदी का जो इंपैक्ट एकदम पूरा वोटों के ऊपर होना चाहिए था वो अभी नहीं है, लेकिन आगे नहीं होगा, मेरा ऐसा नहीं मानना है। संजय निरुपम जी, आपने सामना की बात कही, आप पुराने शिवसैनिक हैं, शिवसेना ने आपको सांसद बनाया, उसके बावजूद जो विश्वास बाला साहब ठाकरे ने आप पर दिखाया उसमें आप खरे नहीं उतरे। आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये आरोप शिवसैनिक और सामना लगातार आप पर लगाता रहा है। क्या जवाब होगा? ऐसा है, शिवसेना ने मुझे खासदार बनाया, इस तो एक ऐतिहासिक सच है, इसको कोई नकार ही नहीं सकता। मैं 10 वर्षों तक पार्लियामेंट में था। क्या इस देश में या कहीं भी डेमोक्रेसी में किसी के पास ये हक नहीं है क्या कि एक पक्ष में है और अगर कोई मतभेद हुआ तो छोड़ के निकले? हाँ, जब छोड़कर निकले तो गद्दारी उसको बोलेंगे कि आपने मुझे शिवसेना ने खासदार बनाया और मैं शिवसेना छोड़ के इंडिपेंडेंट खासदार बनकर शिवसेना के खिलाफ काम कर रहा हूं। मैंने तो ऐसा किया नहीं। जिस दिन मैंने तय किया शिवसेना छोड़ना है, उस दिन से शिवसेना के जितने पद थे सब छोड़ दिए। जब मैं खासदार बना था राज्यसभा का, तब 5 करोड़ रुपए देते थे लोग राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। कभी आपने देखा कोई राज्यसभा का खासदार के पद छोड़ा हो? मैंने 1 मिनट में रिजाइन कर दिया। तो मैं जब तक मुझे शिवसेना में मेरा मन लगा, मुझे लगा मेरे हिसाब से चल रहा, मैं जो अपेक्षा करता हूं उसे अब चल रहा, उस हिसाब से मैं काम करता था और सबसे ज्यादा एक्टिव खासदार शिवसेना का मैं ही था। लेकिन जिस दिन मुझे लगा मुझे शिवसेना में काम नहीं करना, उस दिन मैंने ईमानदारी से सारी चीजें बाला साहब के हाथ में रख दी। और मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसको शिवसेना ने निकाला नहीं। जाके बाला साहब के हाथ में राजीनामा दिया, जाके पूछ लीजिए सभी से। नहीं, आप सबसे एक्टिव थे संसद में, लगातार आरोप लगा रहे थे, प्रमोद महाजन जी पर भी आरोप लगाए और उसी के चलते बाला साहब ने आपको पार्टी छोड़ने को कह दिया या तो आपको पार्टी से जाना पड़ा। क्या यही प्रमुख कारण था? क्या मतभेद थे? अब मैं इस पे बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई है और मुझे बहुत ज्यादा उसके ऊपर चर्चा करने में कभी रुचि नहीं रहती। तो कभी और हम इसके पूरी कहानी सुना सकते हैं आपको। हो सकता है इस पे कभी कुछ लिखूं, मैं लिखने का भी मूड है अभी नहीं, अभी इस पे ज्यादा चर्चा थोड़ी बात लेके जाऊंगा मैं मुंबई स्थानिक प्रदेश के तौर पर। यहाँ पे किरीट सोमैया जी जो भाजपा के खासदार भी हैं, वो बात कर रहे हैं मुंबई की माफियागिरी का अंत करने की। ये ऐसी कौन सी माफियागिरी है, अगर आपको पता है तो आप बोल दीजिए। और अगर ऐसी माफियागिरी, और वो कहते हैं कि महापालिका में होने वाली माफियागिरी के खिलाफ उनकी जंग शुरू है, अगर उनकी वो जंग शुरू है तो प्रदेश कांग्रेस क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? ये तो किरीट सोमैया एग्जैक्टली बताएंगे कि माफियागिरी किसकी चल रही है। वो इससे पहले भी बोलते थे कि मातोश्री वाले
जो बंगले वाले जो हैं वो, उनका साला और उनका पीए, इन तीनों की एक माफियागिरी चलती है और उसी माफिया के साथ ये सत्ता में भी है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। तो ये उनकी अपने तरह की हिपोक्रेसी है, ढोंग है। सच ये है कि मुंबई महानगर पालिका में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी का कोई हिसाब किताब नहीं है। तमाम घोटाले पिछले 2-3 वर्षों में निकल के आए हैं, चाहे रास्ता घोटाला हो, नाला सफाई घोटाला, यहां तक कि अभी ताजा पेंगुइन घोटाला भी निकल के आया। ये मुंबई महानगर पालिका में जो शिवसेना बीजेपी की सत्ता है, ये मुंबईकरों को संभाल नहीं पाते, उनको पानी नहीं दे पाते, उनका रास्ता बना के नहीं दे पाते, मुंबई को साफ सुथरा नहीं रख सकते। लेकिन शिवसेना के नेताओं को ऐसा शौक चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पेंगुइन लेके आ गए और पेंगुइन लाने में भी घोटाला कर दिया उन्होंने। और उसके बाद हाईलाइट ये है कि जब एक पेंगुइन मर गया तो किसी ने शिवसेना वाले से पूछा कि साहब ये मर गया कैसे लाए थे, आपने देखा नहीं? मतलब कोई बात नहीं, वो गारंटी पीरियड में था, दूसरा आ जाएगा। तो ये पूरी शिवसेना बीजेपी की सत्ता फेल हो गई है मुंबई महानगर पालिका में। अब जब 2 महीने बाद चुनाव है तो रोज भूमि पूजन हो रहा है, रोज शिवसेना के और बीजेपी के नेता लोग इधर उधर जा रहे हैं। आपको मालूम है 10 साल में पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष उभारा गया है। इससे पहले कहां था डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष? तो बीएमसी के ऑफिस के नीचे तलमाले में था और वो भी मेरे ख्याल से 100 स्क्वायर फीट की जगह में था। तो अब जब चुनाव आया है तो रोज कहीं ना कहीं नारियल फूटेंगे, रोज कहीं ना कहीं नए नए भाषण दिए जाएंगे और रोज कहीं ना कहीं नई बातें कही जाएगी। मुंबई करों को समझना पड़ेगा, जो लोग 22 साल में आपको पूरा पानी नहीं दे पाए, शुद्ध पानी नहीं दे पाए। मालूम है टाटा का सर्वे ये है कि हर दूसरा आदमी मुंबई में पानी, वाटर बॉर्न डिजीज से ग्रस्त है। तो आपको शुद्ध पानी नहीं दे पाए, पूरा पानी नहीं दे पाए, आपका रास्ता पॉटहोल से भरा हुआ है, पूरा मुंबई कचरा बना हुआ है। जब 22 साल नहीं कर पाए तो आगे अब क्या करेंगे, ये मुंबई करों को तय करना पड़ेगा। एक ही सवाल सर, किरीट सोमैया जी की बात निकली और उन्होंने जो आरोप लगाया है उसको थोड़ा आगे ले जाते हुए आपने भी कुछ बातें कही। उन्होंने मातोश्री पर आरोप लगाया है, सब जानते हैं, खुली तौर पर किए। शिवसेना की जो साठगांठ है वो कहीं ना कहीं जो टेंडर माफिया है उनसे है, इस प्रकार का आरोप लगाया। पर आपने एक नया नाम लिया, साले का। कौन है साला और कहाँ से, यानी मैंने नाम नहीं दिया, आपने कहा कहते हुए कि साला है जो ये किरीट ने बोला था 3 लोग हैं मातोश्री बंगले में रहने वाले, उनका साला और उनका पीए, ये उनने बोला था। फिर से उनका स्टेटमेंट जरा ढूंढ लीजिए। और वो बात हमने भी सुना था। फिर मैंने बोला कि भाई तू नाम भी बता दे, तो छुपा क्यों रहा है, सबको मालूम है कौन है क्या है। तो पूरा एक बहुत बड़ा सचमुच एक माफिया तंत्र महानगर पालिका में काम करता है। किसी भी रोड का कॉन्ट्रैक्ट बगैर कमीशन के नहीं जाता आगे, और कमीशन खाने के लिए शिवसेना बीजेपी के लोग बैठे हैं। माफ करिए, सिर्फ शिवसेना का अपराध नहीं है, इस अपराध में बीजेपी भी उतना ही शामिल है। अगर आज मुंबई की दुर्गति हुई है तो इसके लिए सिर्फ शिवसेना जवाबदार नहीं है, बीजेपी भी है, क्योंकि दोनों पार्टियां 22 साल से साथ में सत्ता शेयर कर रही हैं। लेकिन निरुपम जी, एक ऐसा ही कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस और एनसीपी पर भी लगता है। कम से कम 14 साल में दोनों एक साथ थे, दोनों जब साथ में थे तब भ्रष्टाचार बहुत हुआ, उसके बाद में सत्ता गई। अब जब निकाय चुनाव हुए हैं उसके बाद एक स्टेटमेंट आ रहा है नारायण राणे जी का कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और एनसीपी ने साथ मिलकर जाना चाहिए, वोट ना बटे, सत्ता आए और सत्ता आके हम लोग आगे चलकर कुछ काम कर सके। क्या आपको लगता है कि मुंबई महानगर पालिका जैसे चुनाव में कांग्रेस एनसीपी के साथ वापस जाने का विचार करेगी? इससे पहले जो आपने बात की उसका भी मैं जवाब देता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी एक साथ सत्ता में रही। ये बीजेपी शिवसेना का बार बार एक कैंपेन था कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आज आपकी सत्ता है, तमाम भ्रष्टाचारों की जांच करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमने तो कभी किसी को रोकने के लिए नहीं बोला। रह गई बात आगे हमारी क्या भूमिका होगी, तो मुंबई महानगर पालिका में अभी तक हमारा जो नेतृत्व है मुंबई का, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों से जो हमारी बात हुई है, मेरी पर्सनली बात हुई है कि क्या करना, आगे अलायंस करना है नहीं करना, तो उसमें से कोई भी तैयार नहीं है एनसीपी से अलायंस करने के लिए, क्योंकि मुंबई में एनसीपी की बहुत बड़ी ताकत नहीं है। माफ करिएगा, एनसीपी के लोग नाराज हो जाएंगे तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मुंबई ग्रामीण क्षेत्र में एनसीपी की एक ताकत है, कुछ जिलों में बढ़िया अच्छी ताकत है, लेकिन मुंबई में कुछ पॉकेट्स इनके पास अच्छे हैं। अगर उन पॉकेट्स तक की लिमिटेड बात होगी तो सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। लेकिन मुंबई कांग्रेस का जो पूरा नेतृत्व मंडल है, उनका ये कहना है कि हमको अलायंस नहीं करना। ये अभी तक की हमारी भूमिका है। ये बात हमने आगे जाके शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में बता दिया है। उन्होंने कहा जो स्थानिक नेताओं की राय होगी उसी हिसाब से काम होगा। अब इस रिजल्ट के बाद तरह तरह की बातें आ रही है। एक दिन तो ये भी चला कि एनसीपी शुड बी मर्ज्ड इनटू कांग्रेस, पूरा हैशटैग चल रहा था, ट्रेंडिंग चल रही थी उसकी,
एक आ रहा है कि भाई फिर से अलायंस करिए। अब वो आगे क्या होगा, दिल्ली में एक फैसला होगा, दिल्ली का नेतृत्व तय करेगा और जो फैसला होगा उसको मान्य किया जाएगा। संजय जी, मुंबई महापालिका इलेक्शनची गोष्ट सुरू आहे. BJPने आता मधल्या काळात छटपूजा मोठ्या प्रमाणात मुंबईत झाल्यात. स्वतः मुख्यमंत्री छटपूजेला गेलेले होते. शिवसेनाही आता पहिल्यासारखा छटपूजेला विरोध करत नाही. तर मुंबईतले जे हिंदी भाषिक आहेत ते आता कुठेतरी शिवसेना आणि BJP यांच्याकडे झुकत आहेत का, आणि येत्या निवडणुकीत मग हिंदी भाषिक तुमच्या पाठीमागे उभा राहील का? तो देखिए, जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी छठ पूजा धूमधाम से करती है, चुनाव चले जाते हैं छठ पूजा भूल जाते हैं। ये आज नहीं, मेरी कई चुनाव में देखा है मैंने उनका। और तो जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना और उत्तर भारतीयों का जो रिश्ता था वो संजय निरुपम से शुरू होता है, संजय निरुपम पे जाके खत्म हो जाता है। तो कोई यहाँ के उत्तर भारतीयों का शिवसेना से कोई रिश्ता है मुझे नहीं लगता। हाँ, वो कोशिश करेंगे और कोशिश करनी चाहिए, गलत नहीं है। अगर कोई मुंबई में एक तरफ उत्तर भारतीय, मराठी भाषी, गुजराती भाषी है, हम सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को चाहिए कि सारे वर्ग के साथ जुड़ के काम करें। तो अगर शिवसेना ऐसा प्रयास करती है तो मुझे कभी भी ऐतराज नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से बीजेपी भी अगर उत्तर भारतीय समाज से जुड़ना चाहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जुड़ने से पहले आपको एक्शन भी दिखाना पड़ेगा। जिन उत्तर भारतीयों को ऑटो चलाने का परमिट मिलता था, पहले से भी यह कायदा था कि मराठी आनी चाहिए आपको, उस कायदे के साथ साथ एक बोलचाल की भाषा समझ में आए, उस हिसाब से बगैर टेस्ट के लोगों को परमिट दिया जाता था। इस बार ऑटो और टैक्सी के नाम पर, टैक्सी में मराठी की जानकारी के नाम पर ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 22 या 23 हजार लोगों के परमिट रद्द कर दिए गए। तो आप जिन उत्तर भारतीयों से जुड़ना चाहते हैं उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं आप। और हर मोर्चे पे फेरी वालों में मेजॉरिटी उत्तर भारतीय लोग हैं। भारतीय संसद ने मई 2014 में कायदा पास किया, मई 2013 के एंड में, या 2013 के एंड में, 2013 के एंड में पास किया कि पूरी हिंदुस्तान में जितने भी फेरी वाले हैं वो इस कानून के बनने के बाद उनको रेगुलेट करने की जवाबदारी म्युनिसिपल बॉडी की है। उसको रेगुलेट करने का एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर बताया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व किया गया, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को, और उसके बाद फेरी वालों के यूनियन को। मैं 2 साल से लड़ रहा हूं कि इस कानून को लागू करो आप। तो जो शिवसेना बीजेपी वहां बैठी है वो फेरी वालों के संरक्षण देने वाले कानून को लागू नहीं कर रही है, और वो फेरी वाले जो ज्यादातर उत्तर भारतीय हैं उनसे जुड़ने का ढोंग करती है। तो इस ढोंग की मैं निंदा करूंगा। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में उत्तर भारतीय जो लोग हैं जो यहाँ पे बसे हैं वो कांग्रेस के साथ, आपके साथ खड़े रहेंगे इलेक्शन? देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जो कि कॉस्मोपॉलिटन है, हर वर्ग के लोग रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर वर्ग के साथ जुड़ करके काम किया। हमने कभी ये नहीं बोला कि ये हमारे नहीं तो ये हमारे नहीं, सिर्फ यही हमारे हैं। तो भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने हमेशा की है, ये मुंबईकरों को मालूम है। और ऐसे में हमारे साथ उत्तर भारतीय लोग निश्चित तौर पर रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के राज में हमेशा एक उनके हित में, हक में काम करने का हमारे पास प्रोग्राम रहा है, उसको लागू भी किया। कम से कम उनका धंधा कभी नहीं लूटा हमने। शिवसेना बीजेपी वाले उनके धंधे पे चोट करते, पेट पे चोट करते हैं, और जिसने आपके धंधे पे चोट किया कम से कम उसके साथ तो वो लोग नहीं जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निरुपम सर, पाकिस्तानी कलाकार को भारत में विरोध हो रहा है। मनसे ने इसमें ये भी स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान कलाकार जिस मूवी में है वो रिलीज़ नहीं होने देंगे। वो मूवी रिलीज़ भी हो गया, ए दिल है मुश्किल ये मूवी था। और इसमें एक मीटिंग हुई थी जिसमें राज ठाकरे थे, देवेंद्र फडणवीस थे और करण जौहर थे, और आपने तब ये स्टेटमेंट दिया था कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने ब्रोकर की भूमिका निभाई है। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर? बिल्कुल, वो ब्रोकर की भूमिका थी। जब ए दिल है मुश्किल के ऊपर ऐतराज किया गया, बिल्कुल उसी तरह से कुछ साल पहले माय नेम इज खान आई थी, तब भी शिवसेना ने ऐतराज किया था। तब पृथ्वीराज चौहान या मेरे ख्याल से अशोक चौहान हुआ करते थे, अशोक चौहान जी थे उस समय चीफ मिनिस्टर। तब कोई ब्रोकर की ब्रोकरेज हमने नहीं लिया था बीच में, किसी को लेकर बैठा रहे हैं, पटा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ नहीं। सीधे गवर्नमेंट ने, शासन ने एक भूमिका ली कि ये फिल्म सेंसर ने पास की, इसको रिलीज होना चाहिए, एंड विल सी टू इट दैट इट इज रिलीज्ड, और रिलीज हुई फिल्म। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, लेकिन वो वर्षा बंगले पे मीटिंग बुलाते, एक तरफ मनसे के नेता, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस वाले लोग और खुद बैठते हैं, और उसके बाद 4 करोड़ रुपए दो या 5 करोड़ रुपए दो जो आर्मी फंड में जाएगा तब तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी। ये तो हफ्ता वसूली का काम हुआ ना भाई। तो आपने मनसे के हफ्ता वसूली प्रवृत्ति को और ज्यादा प्रोत्साहित किया, इंकरेज किया। अब वो सचमुच गया कि नहीं 5 करोड़ अभी तक मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद आर्मी नहीं मना कर दिया। बोले इस तरह से किसी के गर्दन पे चाकू रख करके हमको नहीं चाहिए चंदा। फिर उनकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, खुद पर्रिकर ने विरोध किया था, खुद वेंकैया नायडू ने विरोध किया था। तो मुख्यमंत्री को भूमिका बहुत ही गलत थी,
उससे लोगों के अंदर सामान्य तौर पर भय पैदा हुआ। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जानबूझ के मनसे को एक अभय दान दिया। मनसे की गुंडागर्दी को संरक्षण देते हुए मुख्यमंत्री दिखे, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके कंट्रोल में है। उनको एक भूमिका लेनी चाहिए थी कि कोई भी आदमी हो, सवाल पाकिस्तानी हिंदुस्तानी का नहीं है। एक पिक्चर जब बनी है और जब रिलीज हो रही है सेंसर से पास होने के बाद, तो उस पिक्चर को रोकने का हक किसी इंडिविजुअल को नहीं है। ये भूमिका लेने के बजाय जिस तरीके उन्हें मीटिंग ली वो आपत्तिजनक थी। सर, नगरपालिका आणि नगर परिषदांचे आत्ता जस्ट निकाल लागले आहेत, नुकतेच निकाल लागलेत। त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाणांचं वक्तव्य आहे की आघाडीशिवाय यापुढील निवडणुकांमध्ये आघाडीशिवाय देशामध्ये पर्याय नाही। तुमचं काय मत आहे की आघाडी होणार यापुढे? आघाडी म्हणजे एक समस्त विरोधी पक्षांचा एक संघटन, एक फेडरेशन ना, असा ना? हाँ, तो ठीक है ना, इसके ऊपर कांग्रेस राष्ट्रवादी की आघाड़ी नहीं, सवाल सिर्फ कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस का नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार के आधार पर सत्ता भी चला रही है, चुनाव भी लड़ती है, चुनाव भी जीतती है। ऐसे भ्रष्ट पार्टी को रोकने के लिए आपको तमाम विपक्षी दलों का एक गठबंधन तैयार करना पड़ेगा, जो कि बिहार में किया गया। बिहार में धुर विरोधी थे नीतीश कुमार और लालू यादव, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पूरे बीजेपी एक घोड़े पे सवार होकर रौंदते चलते थे, उस घोड़े को रोकना था। तो घोड़े को रोकने के लिए उन लोगों ने एक तीनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन तैयार किया। इस तरह के गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। खासकर नोटबंदी के बाद संसद में मैंने देखा पहली बार 2.5 साल में पहली बार तमाम पार्टियां एक साथ संसद के बाहर सारे 200-250 एमपी लोग खड़े हुए, सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन था उसमें। तो उस तरह की एक भूमिका बनानी पड़ेगी और उसमें कांग्रेस पार्टी को एक लीड लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही मेन ऑपोजिशन पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में। बाकी जो पार्टियां अपने अपने राज्यों की पार्टियां हैं, तो जो राज्यों की पार्टियां उनको कांग्रेस के आसपास, कांग्रेस को एक एक्सेस बना करके उसके आसपास कहीं जाके तैयार होना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। निरुपम सर, आपण आता बोलतो की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी झाली पाहिजे, परंतु काँग्रेसमध्येच आपल्याला एक वाक्य तर पाहायला मिळत नाही। विखे पाटील गट, बाळासाहेब थोरात गट, 2 गट वेगळे। नारायण राणे बोलतात की अशोक चव्हाणांना आपल्या यापुढे आघाडी झाली पाहिजे, पर्याय नाही। पृथ्वीराज चव्हाण बोलतात की आघाडी झाली पाहिजे। कुठेतरी या काँग्रेसमध्येच आपापसामध्ये गटतट आहे आणि त्या सगळ्याचा आपल्या या अपक्ष या सगळ्याचा परिणाम आपल्या अपयशावर होतोय असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? नाही, या विषयावर मी पूर्वी बोललो, पण पुन्हा एकदा मला तुम्ही आता गटातटाच्या राजकारणामध्ये आणू नका। पक्षाच्या अंतर्गतचा मुद्दा नहीं नहीं, इसके सवाल को अगर सटीक बनाया जाए, नारायण राणे ने ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे उन्होंने टीका टिप्पणी की कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व जो कि अशोक चौहान जी है, जो आपको भी सुपरसीड करते हैं, आपसे भी ऊपर है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने की वजह से वो पूरी तरह से उनमें किसी भी तरह का संवाद नहीं है और ना किसी तरह की नियोजन योजनाबद्धता है इलेक्शन को लेके, चुनाव को लेके, पक्ष को आगे लेने जाने के बारे में। क्या आपका भी यही मानना है अशोक चौहान अच्छी तरह से पक्ष नेतृत्व नहीं संभाल सके? जिस दिन ये बयान आया था उस दिन अशोक चौहान जी ऑलरेडी इस बयान के ऊपर अपना बयान दे चुके हैं। अब उसके बाद मैं बयान दूं कोई मतलब नहीं है। होता ऐसा है कि जब हम चुनाव जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता। उसके 4-5 दिन पहले जब विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार ढंग के 2 विधान परिषद की सीट जीती थी तो सब जय जयकार चल रहा था। जब हार जाते हैं तो टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। अगला चुनाव कोशिश करके हमको जीतना चाहिए, तब गटा तटाचा राजकारण तुम्हारा कुछ ही दिशा नहीं। फिर निरुपम जी, आने वाले जो इलेक्शन मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? टाइम है तो मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। जी बताइए। मैं बताना चाहूँगा मुंबई के लोगों को, मैं एक बहुत अच्छा मुंबई के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं। अभी तक मैंने रिलीज नहीं किया है, लेकिन उसके कुछ झलक मैं चाहूंगा कि जय महाराष्ट्र के दर्शकों के समक्ष जाए। सबसे पहली बात, मुंबई में जो सीवर टैक्स है वो कोई 700 करोड़ के आसपास जमा होता है, जिसमें 150 करोड़ वाटर टैक्स होता है। वाटर टैक्स अलग से नहीं होता। आज पिछले इतने वर्षों से लोगों को हम ढंग से पानी नहीं दे पाए हैं, जबकि मुंबई महानगर पालिका के पास 40,000 करोड़ का बजट है, 50-55,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो पहली घोषणा, पहला काम मैं करने जा रहा हूं, पूरा पाणी फ्री करूंगा। घरोघरी पाण्याचा कनेक्शन आणि सर्वांना मुफ्त आणि शुद्ध पाण्याची सप्लाई आम्ही देणार। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स ऑक्ट्राय के बाद सबसे बड़ा कलेक्शन है हमारा। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स हम क्यों देते हैं? ताकि मुंबई महानगर पालिका हमारा गटर बना के दे, रास्ता बना के दे, साफ सफाई दे। इसमें मुंबई महानगर पालिका फेल है। मतलब मेरा पूरा प्रॉपर्टी टैक्स लेकर भी महानगर पालिका ने मुझे कुछ नहीं दिया। इसलिए मुंबईकरों का हक बनता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाए।
और मैं प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने जा रहा हूं। आप पूछेंगे माफ करने के बाद कॉर्पोरेशन कैसे चलेगा, तो कॉर्पोरेशन के पास बहुत पैसा है। जो 40,000 करोड़ में सिर्फ 20% यूज होता है, बाकी पैसा यूज ही नहीं होता। पूरा बजट अनयूज्ड है इनका। तो अनयूज्ड बजट और कैश रिजर्व सब मिला के आने वाले कुछ सालों में बढ़िया से काम करेंगे। खड्डा मुक्त रास्ता, कचरा मुक्त मुंबई आणि शुद्ध पानी, मुफ्त पानी, घरों घरी पाण्याचं कनेक्शन, ऐसे 2-3 ठोस कार्यक्रम लेकर के हम लोगों के पास आएंगे और वो कैसे संभव है इसको भी लॉजिकली एक्सप्लेन करके देंगे हम आपको। जी संजय निरुपम जी, आखिरी सवाल, वक्त हो चला है कि हम रुके। राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। लगातार पराजय जो है वो कांग्रेस को नज़र आ रही है। ऐसे में आपको लगता है कि सोनिया गांधी जो है आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी जैसे नए नेतृत्व को जो है वो कांग्रेस की कमान सौंपे? देखिए ऐसा है, 2004 से 2014 के बीच लगातार हम सत्ता में थे और उस दरमियान राहुल गांधी जी के पास कोई नेतृत्व नहीं था। राहुल गांधी जी एक सांसद के तौर पे थे और पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी या बाद में वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो पूरी तरह से उस दरमियान जो कुछ हुआ उसका झटका कांग्रेस को लगा है और उस झटके से उबरने में टाइम लगेगा। और हम अगर ये सपना देख रहे हैं कि 2014 में हम हारे थे और 2015 में भारी जीत के साथ वापस सत्ता में आ जाएंगे, तो बेवकूफ़ी है। और इसलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व से हाल के पराजय को जोड़ना मुझे लगता है राहुल जी पर अन्याय है। राहुल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस को वापस आना है और राहुल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी वापस आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, देख रहा हूं। एक बहुत ही सिंसियरली काम करने वाला व्यक्ति, जो दिल में है साफ साफ रखने वाला व्यक्ति और अक्सर कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लेकर के हमारे साथ चर्चा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कभी टाइम खराब रहता है तो आप कभी अच्छी बात बोलते हैं, उसको भी लोग नहीं समझते। जब टाइम अच्छा आता है तो मोदी गलत बात बोल रहे हैं, उस पर भी लोग विश्वास कर रहे हैं। तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हमारी अच्छी बातें जो राहुल जी सोच रहे हैं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी। काँग्रेसचेही अच्छे दिन येतील असं स्वप्न आहे संजय निरुपम यांचं आणि तेही राहुल गांधींच्याच नेतृत्वात येतील असा इथे दावा करतायत। मुंबई महानगरपालिकेसाठीही अनेक आश्वासनं, अनेक दावे आणि त्याची ब्ल्यूप्रिंट जी आहे ती त्यांची तयार आहे। त्या दृष्टीने ते लवकरच प्रचाराला लागलेलेही पाहायला मिळतील। पण केंद्रातलं मोदी सरकार हे मुख्यतः महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या जनतेची फसगत करत आहे। डिनॉमिनेशन, नोट बदली हा मुख्यतः येत्या काळातला मोठा आर्थिक परिणाम घडवून आणणारा, गरिबांचं आयुष्य आणखी हालाकीचं करणारा असा निर्णय आहे, असाही त्यांचा आरोप आहे। आपण येत्या काळातल्या त्यांच्या प्रचार सभा यांचंही कव्हरेज करत राहणार आहोत। आणि इतकंच नाही, त्यांनी ज्या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं नाही, शिवसेना का सोडली, त्याचंही उत्तर येत्या काळात आपण त्यांच्याकडून घेणार आहोत। पण आत्ता इथे थांबण्याची वेळ झाली आहे। बघत रहा न्यूजरूम।